विद्यार्थी मित्रों, हम इकोनॉमिक्स 11th में अंदाजपत्र प्रकरण 10 के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर में हमने अंदाजपत्र के परिभाषा और अंदाजपत्र के उद्देश्य के विषय में सीखा और इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं अंदाजपत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। तो अब हम यहाँ सीखेंगे अंदाजपत्र के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला संतुलित अंदाजपत्र और दूसरा है असंतुलित अंदाजपत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संतुलित अंदाजपत्र क्या है। तो जैसा कि हम इसका नाम देख रहे हैं कि संतुलित अंदाजपत्र यानी कि आय एवं खर्च के वास्तविक अंदाज के अनुसार संतुलित अंदाजपत्र अर्थात ऐसा अंदाजपत्र जहां पर सरकार का अंदाजित खर्च यहाँ दिया हुआ है और अंदाजित आय, सरकार का अंदाजित खर्च और अंदाजित आय जितना हो या समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित अंदाजपत्र कहेंगे। और संतुलित अंदाजपत्र की बात कहें तो यह एक आदर्श स्थिति है कि जहां पर आय और खर्च समान बताया जाता है। अब हम इसकी चर्चा करें कि विकासशील देशों के लिए, तो विकासशील देशों के लिए यह असंभव है। विकासशील देशों में यह अंदाजपत्र अव्यवहारिक है क्योंकि वहाँ खर्च और आवक में अंतर होगा ही। और अगर हम विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में भी संरक्षण में या वृद्धि दर में कई बार खर्च बढ़ जाता है और आय घट जाती है, यानी वहाँ भी असंभव जैसा लगता है। तो कुल मिलाकर के जो अंदाजपत्र में संतुलित अंदाजपत्र है यह एक काल्पनिक सा हो जाता है, वास्तविक लगता नहीं है। लेकिन अगर हम मान लें कि संतुलित अंदाजपत्र होता है तो फिर उसके बारे में आगे समझें लाभ क्या होगा। तो अगर संतुलित अंदाजपत्र है तो पहला लाभ होगा कि अर्थतंत्र के अंदर आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी क्योंकि आय और खर्च दोनों समान हैं, तो आर्थिक स्थिरता यहाँ पर बनी रहेगी, ये फायदा होगा। दूसरा फायदा होगा कि आय और खर्च का अंदाज एक समान रहने की वजह से सरकार अनावश्यक खर्च और अनावश्यक कर में कमी करती है। यानी कि जब दोनों को समान रखना है आय और खर्च को, तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है खर्च को सीमित रखेगी, तो अनावश्यक खर्च नहीं करेगी, मुख्य खर्च होगा वही करेगी। साथ में आवक उसको बढ़ाना नहीं है तो वो कर में भी कमी करेगी। तो इस तरह से ये दोनों परिस्थितियों में खर्च में कटौती होगी और कर में भी कटौती हो जाएगी। तीसरा फायदा होगा कि प्रजा पर बोझ नहीं बढ़ेगा क्योंकि सरकार जब कर नहीं वसूलेगी, सरकार कर किससे वसूलती है, प्रजा से। तो जब सरकार प्रजा से कर नहीं वसूलेगी तो फिर प्रजा पर किसी प्रकार का बोझ नहीं बढ़ेगा। तो ये तीन फायदे हुए अगर अर्थतंत्र संतुलित है तो संतुलित अर्थतंत्र के संतुलित अंदाजपत्र के ये तीन फायदे हुए। अब इसकी हानियाँ देखिए। अगर संतुलित अंदाजपत्र है तो उससे हानियाँ क्या होंगी कि सरकार संतुलित अंदाजपत्र को टिकाए रखने के लिए या उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक खर्च कई बार घटा देती है। यानी जो उसको खर्च करना चाहिए, आवश्यक जरूरी है, उसको भी वो कई बार कटौती कर देती है, खर्च नहीं करती है। और जब आवश्यक खर्च ना किए जाएं तो फिर उसका असर क्या होगा, प्रजा के कल्याण पर असर होगा। यानी कि प्रजा का जो कल्याण होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बताना है कि सरकार आय को न बढ़ाने की वजह से कई बार आवश्यक खर्च, अनावश्यक खर्च तो ठीक है नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार आवश्यक खर्च भी सरकार नहीं करेगी और ऐसी स्थिति में प्रजा के कल्याण पर असर पड़ेगा। ये पहली मर्यादा। दूसरी मर्यादा होगी कि सरकार अगर खर्च ना घटाए तो संतुलित अंदाजपत्र को बनाए रखने के लिए वह कर बढ़ाए तो प्रजा पर बोझ बढ़ेगा। यानी उसका खर्च तो उसको मतलब जो सरकार खर्च कर रही है उसको ना घटाए तो ऐसी स्थिति में आवक कम हो जाएगी। तो आवक को खर्च के बराबर करने के लिए सरकार को प्रजा पर बोझ डालना पड़ेगा। किसका, कर का। तो कर बढ़ा करके वह जो है आवक को खर्च के बराबर कर लेगी और ऐसी स्थिति में प्रजा पर बोझ बढ़ेगा। तो ये दो मर्यादा हुई। अब आगे बढ़ते हैं असंतुलित अंदाजपत्र जो हकीकत में है उसके बारे में देखते हैं। तो असंतुलित अंदाजपत्र के बारे में हम चर्चा करें इसके पहले जानें कि असंतुलित अंदाजपत्र जे एम कीन्स
ने इसका जो है पक्ष लिया है। यहाँ पर डॉक्टर जे.एम. कीन्स ने इस पक्ष में रहे हैं कि असंतुलित अंदाजपत्र होना चाहिए, जबकि एडम स्मिथ ने क्या कहा है, एडम स्मिथ ने पक्ष लिया है संतुलित अंदाजपत्र का। तो दोनों लेखकों में मतभेद भी है। एडम स्मिथ के अनुसार संतुलित अंदाजपत्र होना चाहिए और जे.एम. कीन्स के अनुसार असंतुलित अंदाजपत्र होना चाहिए। तो यह अंदाजपत्र असंतुलित के बारे में चर्चा करें तो यहाँ दो प्रकार का जो है अंदाजपत्र तैयार होगा। तो असंतुलित में पहली बात तो ये समझ लें कि यदि अंदाजपत्र में अंदाजित खर्च और अंदाजित आय समान न हो तो उसे कहेंगे असंतुलित अंदाजपत्र। ये तो इसकी परिभाषा हो गई असंतुलित अंदाजपत्र की। और अब इसमें दो प्रकार होंगे। पहला होगा घाटे का अंदाजपत्र। अब घाटे का अंदाजपत्र क्या होगा, तो अंदाजित खर्च जो है वह अंदाजित आय से ज़्यादा होगा। अंदाजित खर्च अंदाजित आय से ज़्यादा, यानी खर्च ज़्यादा होगा आय कम होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, घाटे का अंदाजपत्र कहेंगे। तो ये घाटे का अंदाज यानी कि सरकार का अंदाजित खर्च जब सरकार की अंदाजित आय से अधिक हो जाए तो उसे घाटे वाला अंदाजपत्र कहा जाता है। विकासशील देशों में सरकारें आर्थिक विकास के लिए अधिक मात्रा में सार्वजनिक खर्च करती हैं। संरक्षण में, शिक्षा में, सामाजिक सेवाएं में इत्यादि में अधिक खर्च होता है। इसकी तुलना में सरकार के पास आय के साधन कम होते हैं और लोगों को कर भरने की क्षमता भी कम होती है, क्योंकि उनकी आवक कम होती है। तो जब आवक कम होगी तो लोग क्या करेंगे, कर कम भर पाएंगे, और कर कम भरेंगे तो सरकार को आवक सामने कम होगी। इसलिए हमेशा आय की तुलना में खर्च अधिक होता है और क्या बनता है, घाटे का अंदाजपत्र बनता है। तो कुल मिलाकर कहें तो अल्प विकसित देशों के अंदर अल्प विकसित देशों में मिलता है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं घाटे का अंदाजपत्र खास करके ज़्यादातर अल्प विकसित देशों में, क्योंकि वहाँ विकास के लिए खर्च अधिक करना पड़ता है और सामने लोगों की कर भरने की शक्ति कम होती है, इस वजह से आय कम होता है। तो अब इसके लाभ देखते हैं। तो घाटे का अंदाजपत्र है तो क्या लाभ होगा, तो आपको पहले से ये समझ लेना होगा कि घाटे के अंदाजपत्र में खर्च अधिक होगा और आय कम होगी। तो इसके आधार पर आप लाभ देखेंगे। तो पहला लाभ होगा कि यहाँ पर अंदाजपत्र जो होगा घाटे का, उस अंदाजपत्र की वजह से, घाटे के वजह से विकास लक्ष्य और कल्याण लक्ष्य कार्य होगा। यानी कि यह घाटे का अंदाजपत्र जो है वो विकास लक्ष्य होगा और कल्याण लक्ष्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिक पैमाने पर खर्च किया जाएगा और उस खर्च से देश का आर्थिक विकास किया जाएगा। तो इससे आर्थिक विकास होगा, साथ साथ प्रजा के कल्याण के भी कार्य किए जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम कहें तो घाटे का अंदाजपत्र जो है वो विकास लक्ष्य और कल्याण लक्ष्य होगा, पहला। दूसरा मुद्दा है, दूसरा लाभ है कि मंदी वाले अर्थतंत्र में भी घाटे के अंदाजपत्र से खर्च द्वारा रोजगार सर्जित किया जाएगा। क्योंकि जब खर्च बढ़ेगा, खर्च किया जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं निवेश होगा और निवेश होने से रोजगार बढ़ेगा, तो रोजगार सर्जित किया जाएगा। ऐसे अंदाजपत्र आर्थिक वृद्धि में भी सहायक होते हैं और देश की आर्थिक वृद्धि भी होगी। और तीसरा फायदा होगा इसके अंदर कि घाटे के अंदाजपत्र से कर का बोझ कम होगा, क्योंकि आय कम रहने वाली है, खर्च ज़्यादा रहने वाला है। तो इस वजह से सरकार को आय बढ़ाना अगर होता तो कर बढ़ाती, तो सरकार को आय कम रखेगी और सामने उसका खर्च अधिक होना है। तो ऐसी स्थिति में कर का बोझ न बढ़ने से प्रजा पर बोझ कम रहता है। उसके बाद अब इसकी हानियां देख लेते हैं। तो घाटे के अंदाजपत्र की मुख्य हानियां क्या हैं, तो कई बार क्या होता है कि सरकार अधिक खर्च के कारण कई बार कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि सरकार के पास यहाँ खर्च पर जो है अधिक रहना है, आवक कम रखना है। तो इस बजट के अंदर खर्च को ज़्यादा बताने के लिए सरकार कई बार अधिक खर्च कर देती है, और जब अधिक खर्च कर देती है तो उसको पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। ये पहली मर्यादा हुई। दूसरी मर्यादा, अगर सरकार खर्च पर नियंत्रण नहीं रखे तो ऐसी स्थिति में देश को नुकसान हो सकता है, देश दिवालियापन में भी जा सकता है। तो इस तरह से खर्च पर मनमाने ढंग से खर्च होने लगेगा, अनावश्यक खर्च होने लगेगा, तो ऐसे में देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये खर्च पर नियंत्रण न होना ये देश के लिए नुकसानकारक है। और तीसरी मर्यादा है कि प्रजा द्वारा चुकाए गए कर
कि मुद्रा जो लोगों ने कर के द्वारा सरकार को आवक दी है मुद्रा के रूप में, अगर वह अकार्यक्षम कार्यों में खर्च कर दी जाएगी तो फिर देश के लोगों को, प्रजा को उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इस वजह से अकार्यक्षम कार्यों में किया गया खर्च अगर है या खर्च की मात्रा अधिक है तो वह भी क्या होगी, नुकसानकारक होगी। तो आप देखिए कि घाटे के अंदाज पत्र से 3 लाभ और 3 मर्यादाएं इसकी बताई गई हैं। अब अंतिम देखते हैं हम। अंतिम है बचत का अंदाज पत्र। अब बचत का अंदाज पत्र क्या है कि जिस अंदाज पत्र में सरकार की अंदाजित आय अधिक हो और अंदाजित खर्च कम हो। यहाँ पर आय अधिक होगी, खर्च अधिक होगा, आय अधिक होगी, खर्च कम होगा, तो उसे हम कहेंगे बचत का अंदाज पत्र। अब खास करके विकसित देशों में ऐसा बन सकता है क्योंकि वहाँ पर कर द्वारा आय अधिक वसूल की जाती है और सामने विकसित देश होते हैं तो उनको खर्च का प्रमाण लगभग कम रहता है, तो ऐसी स्थिति वहाँ बन सकती है। तो इस तरह से बचत वाले अंदाज पत्र में आपको बताना है कि अंदाजित आय अधिक होगी और अंदाजित खर्च यहाँ पर कम होगा। अब इसके लाभ देखते हैं। तो इसके लाभ के बारे में बात करें अगर बचत के अंदाज पत्र में, तो इसके अंदर इसके पहले एक चीज़ और क्लियर कर लें कि अंदाजित खर्च की तुलना में अंदाजित आय तो हमने अधिक बताया, और इस प्रकार के अंदाज पत्र में विशेष रूप से विकसित देशों में यह देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर सरकार का खर्च कम और आय अधिक होने का बजट बचत वाला होता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, बचत वाला अंदाज पत्र। तो इसमें सबसे पहले लाभ देखते हैं। लाभ में पहले मुद्रास्फीति है। तो बचत वाले अंदाज पत्र से सरकार मुद्रास्फीति यानी वस्तुओं के भाव में लगातार वृद्धि या कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, तो मुद्रास्फीति के समय में प्रजा के पास से अधिक कर वसूल कर प्रजा के पास का अधिक धन सरकार अपने पास ले लेती है और इस तरह से मुद्रास्फीति को क्या हो जाता है, नियंत्रण में रख सकती है सरकार। तो मुद्रास्फीति की सरकार में बचत वाला अंदाज पत्र उपयोगी हो जाता है क्योंकि सरकार लोगों के पास से कर के रूप में पैसे वसूल लेती है और उनकी खरीद शक्ति घटा देती है और इस तरह से वह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर लेती है। दूसरा लाभ होता है कि बचत वाले अंदाज पत्र में सरकार को खर्च पूरा करने के लिए कर्ज नहीं करना पड़ता है क्योंकि सरकार के पास जो खर्च करना है उसके पास ऑलरेडी आय उसके पास है, तो जब उसके पास आय है तो उसको कर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए कर्ज नहीं लेना पड़ता है। ये इसका जो है लाभ हुआ। तीसरा लाभ है कि प्रजा पर भविष्य में कर का बोझ नहीं पड़ता है, यानी कि अगर सरकार के पास बचत वाला अंदाज पत्र है तो सरकार के पास आय अधिक होगी और आय अधिक होगी तो आने वाले भविष्य में वह अपने प्रजा से कर वसूल या कर वसूली का दर बढ़ाएगी नहीं, तो इस तरह से भविष्य में अपने प्रजा पर भविष्य में कर का बोझ नहीं पड़ता है। तो ये इसका फायदा हो गया। इसकी भी 3 हानियां हैं। पहली हानियां है के अंदर मर्यादा में कि बचत वाले अंदाज पत्र में सरकार यदि सामाजिक कल्याण और विकास के कार्यों पर आवश्यक खर्च भी ना करे तो विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि खर्च कम है, आय अधिक रखना है, तो सरकार अगर खर्च में कमी रखे और उस खर्च में जो खर्च सामाजिक कल्याण के लिए है, जो खर्च विकास के लिए है, अगर सरकार उसको भी ना करे तो ऐसी स्थिति में विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और दूसरा इसकी मर्यादा है कि मंदी के समय में भी सरकार बचत वाले अंदाज पत्र के लिए मुद्रा बचाकर रखे तो अर्थतंत्र में पूंजी निवेश नहीं हो पाएगा और पूंजी निवेश नहीं हो पाएगा तो रोजगार नहीं हो पाएगा और इस तरह से उसका उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार अगर कौन से समय में, मंदी के समय में अगर वह आय बढ़ा के रखती है, खर्च कम रखती है, तो ऐसी स्थिति में पूंजी निवेश की कमी की वजह से रोजगार और उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और तीसरी मर्यादा है कि यदि प्रत्येक वर्ष बचत बढ़ती जाए तो फिर सरकार के पास बड़े पैमाने पर आय इकट्ठी होगी और इसलिए जो सरकार ने मुद्रा बचाकर रखी है वह क्या करेगी, यह एक बड़ा प्रश्न सरकार के सामने होता है। इसलिए बचत वाले अंदाज पत्र की यह भी एक मर्यादा होती है क्योंकि मुद्रा का उपयोग कैसे किया जाए वो उसके लिए समस्या होगा या वो उसके लिए एक प्रश्न बनेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अंदाज पत्र के प्रकार में
दो प्रकार देखे, एक है संतुलित और दूसरा है असंतुलित। और संतुलित के बाद हमने असंतुलित में दो प्रकार देखे, घाटे का अंदाज पत्र और बचत का अंदाज पत्र। और इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक पूरा होता है और अगले टॉपिक में या अगले लेक्चर में हम नए किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।